शुरुआत होती है मॉस्को शहर की एक होटल को दिखाने से, जहाँ पर एक लड़का ओलेग अपनी नई दोस्त के साथ बातें कर रहा था। अपनी तारीफ करते हुए बता रहा था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। ये सुनकर उसकी दोस्त काफी मुतासिर होती है। ये कुछ वक्त और साथ गुजारती है और जल्द शादी करने का फैसला करती है। फिर एक जगह एक प्लेन अभी उड़ान भरता ही है कि तभी अचानक उसका इंजन काम करना बंद कर देता है। सभी लाइट्स बंद हो गई थी, जिसके बाद प्लेन भी सीधा आके जमीन पर गिरता है। यहाँ पता चलता है कि न सिर्फ ये प्लेन बल्कि पूरी दुनिया के हालात अचानक खराब हो गए हैं। बिजली से चलने वाली चीजों ने काम करना बंद कर दिया है। सारी लाइट्स धीरे धीरे करके बंद हो जाती है और पूरी दुनिया ब्लैकआउट हो जाती है। मतलब लाइट ना होने से अंधेरा छा गया। लेकिन पूरी दुनिया में अभी भी कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर बिजली मौजूद थी, जिनमें एक मॉस्को शहर भी था। मॉस्को शहर में टीवी पर चल रही खबरों में बताया जाता है कि हमारा राब्ता पूरी दुनिया से कट गया है। किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि शहर के बाहर के हालात कैसे हैं, और न ही बाहर वालों को पता था कि उनके शहर में अभी बिजली है। ओलेग भी खबर देख रहा था। उसे लगता है कि शायद ये टेररिस्ट दहशतगर्दों का हमला है। फिर अब जहाँ लाइट नहीं थी उन सारी जगहों को ब्लैकआउट एरिया, और जिन जिन जगहों पर लाइट्स थी उन्हें लाइट एरिया का नाम दे दिया जाता है। मॉस्को की गवर्नमेंट ब्लैकआउट एरिया की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए बहुत सारे ड्रोन कैमरास वहाँ भेजती है, लेकिन रास्ते में सारे के सारे ड्रोन अजीब तरीके से गायब हो जाते हैं। जब सोल्जर्स वहाँ पहुँचती है तो वहाँ के हालात देखकर दंग रह जाते हैं। दरअसल जब ब्लैकआउट हुआ तो यहाँ की सब जानदार चीजें जैसे कि डॉग्स, बिल्लियाँ, मछलियाँ, यहाँ तक कि इंसान भी बड़े अजीब तरीके से मारे गए हैं। हर जगह लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। लग रहा था जैसे कुछ ही पल में ये पूरी जगह कब्रिस्तान बन गई हो। सोल्जर्स अभी छानबीन कर ही रही थी कि तभी एक अनजान आदमी एक सोल्जर पर हमला कर देता है। उसे बुरी तरह जख्मी करने के बाद उसके हथियार लेकर बड़ी स्पीड में वहाँ से भाग जाता है। सब उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एक भी गोली उसे नहीं लगती, बस भागता ही जा रहा था। ये देखकर सभी सोल्जर्स को काफी हैरानी हुई। वो अंदाजा लगा लेते हैं कि ये आदमी कोई आम इंसान तो नहीं लग रहा, और अगर ये सच में कोई आम इंसान नहीं है तो बहुत खतरे की बात है। और अब ऐसे ही एक महीना गुजर गया। किसी को भी हालात के बारे में पता नहीं चला कि ऐसा कैसे हुआ। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो ओलेग का दोस्त है। वो भी एक सोल्जर था, अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनकी हालत ठीक नहीं थी, पर जैसे उसे आर्मी का खत मिलता है वापस आने के लिए, दिल पर पत्थर रख के वो मिशन के लिए निकल जाता है। फिर सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करके कैप्टन उन्हें बताती है कि ब्लैकआउट एरिया से हमें जो लाशें मिली थी उन सबको लैब में हमने टेस्ट करने के लिए भेजा था। रिपोर्ट के मुताबिक उन सब की मौत एक जहर की वजह से हुई, जो जहर उन्हें दिया नहीं गया था बल्कि उनके जिस्म ने खुद बनाया। ऐसा उन्होंने अपनी मर्जी से भी नहीं किया, बल्कि किसी अजीब चीज ने उनके जिस्मों को ऐसा करने पर मजबूर किया। और अब जैसे ही रात होती है सोल्जर्स की टीम ब्लैकआउट एरिया में जाने के लिए निकलने लगती है। इनमें ओलेग भी शामिल था, जो देखता है कि मेरी नई दोस्त इन्हें जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी वो भी जा रही थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी। वहाँ पहुँचकर ये लोग आपस में बात कर ही रही थी कि तभी इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। सारे सोल्जर्स जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन के मुताबिक जंगल की तरफ गन फाइट करके खड़े हो जाते हैं। कैप्टन उन्हें बताती है कि जंगल में से जानवर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। सारे एक ही तरह के जानवर हैं, जिनका साइज काफी बड़ा है। और फिर अगले ही पल वो जानवर सोल्जर्स पर झपट पड़ती है, बुरी तरह हमला कर दिया था। सोल्जर्स भी अपने बचाव में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। अगली सुबह बहुत बुरे हालात दिखाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे। वो लोग देखते हैं कि हमला करने वाले जानवर जंगली भालू थे, पर उन लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि भालुओं ने झुंड बनाकर हमला क्यों किया, क्योंकि वो कभी भी ऐसे नहीं करते। ओलेग भी हमले में जख्मी हो गया था। उसकी दोस्त की डॉक्टर थी, उसका इलाज कर रही होती है। अब शहर के एक हॉस्पिटल में एक लड़का दाखिल था। वो बेड पर लेटा था। उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। दरअसल जब से ब्लैकआउट हुआ उसके साथ तभी से अजीबोगरीब हो रहा था। उसे बहुत सी अनजान लोगों की आवाजें सुनाई देती थी। एक आदमी जिसके बाल नहीं थे हमेशा उसे तंग किया करता था। असल में ब्लैकआउट के होते ही इस लड़के के पास सुपर पावर्स आ गई थी। उसके पास अलग ही तरह की ताकतें थी। उसकी आंखें जैसे ही खुलती है अपने सामने वो एक लड़के को पाता है। लड़का उसे बता रहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जरूरी जानकारी तुम्हें देने आया हूँ। दरअसल ये जो हालात पूरी दुनिया में हुए हैं वो अजीब तरह की लहरों के हमले की वजह से हुए हैं। ये 3 तरह की लहरें हैं। पहली लहर में सभी बिजली से चलने वाली चीजें खराब हुई, दूसरी लहर में सभी जानदार चीजों का खात्मा हुआ, और तीसरी लहर से तो सबसे ज्यादा तबाही होगी, क्योंकि इसमें ये खतरनाक लहरें यहाँ के लोगों को पपेट कठपुतलियां बनाकर इस्तेमाल करेगी, अपने कंट्रोल में करके अपने लोगों पर हमला करवाएगी। जिसका मतलब था कि ब्लैकआउट एरिया में अभी भी लोग जिंदा बचे थे। अब उस बीमार लड़के को उसकी कुछ समझ नहीं आई, उल्टा वो घबरा गया था। गार्ड को आवाज लगाता है ताकि वो उस लड़के को यहाँ से बाहर निकाले, लेकिन जब गार्ड अंदर आती है तो उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तो अपने दिमाग में ही उससे बात कर रहा था। जिस्मानी तौर पर वो कमरे में मौजूद था ही नहीं।
इन सब हालात और अपने कंट्रोल में न होने की वजह से लाइट एरिया के लोग सड़कों पर निकल आते हैं, हर तरफ तोड़-फोड़ करके तबाहियां मचा रहे थे। यहाँ तक कि सोल्जर्स पर भी हमला करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब गवर्नमेंट की कोई चाल है। उधर आर्मी कैंप में सोल्जर्स के अलग-अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं। इनमें एक ग्रुप ओलेग का था और एक उसके दोस्त का था। ब्लैकआउट एरिया के हालात बहुत खराब थे, सब कुछ तहस नहस हो गया था। पुल बुरी तरह टूट गया था, क्योंकि प्लेन तबाह होकर पुल पर ही गिरा था। दूसरी बिल्डिंग्स भी तबाह हो गई थी। पहले भेजी गई आर्मी के हेलीकॉप्टर, टैंक्स और गाड़ियाँ खिलौनों की तरह टूट के बिखरी पड़ी थी। ओलेग का दोस्त अपने साथियों के साथ एक टाउन में पहुंचता है। उनके साथ एक रिपोर्टर भी आई थी। सभी टीम्स के सोल्जर्स अपने अपने एरिया की छानबीन कर रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर ना तो उन्हें कोई इंसान दिखता है और ना ही उनकी लाशें। अब पावर्स वाला लड़का जब एक जगह पर बैठा हुआ था, तो तभी उसे मिलने एक आदमी आया जिसका नाम आईडी था। इसने पहले तो अपना मुंह छुपाया हुआ था, पर जैसे ही कपड़ा हटाता है तो उसकी शक्ल काफी अजीब थी, बाकी जिस इंसानों जैसा ही था। वो बताता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि इंसानों जैसा दिखने वाला एलियन हूँ। तुम्हारी सुपर पावर्स को कोई इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में सब कुछ कर रहा है और उस इंसान की मैं खोज कर रहा हूँ। और वो आदमी, वो विलन और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई है, मेरी ही तरह एलियन है। और जब ब्लैकआउट हुआ था, तुम ब्लैकआउट एरिया और लाइट एरिया के बीच में फंसे हुए थे। यही वजह है कि आज ये ताकतें तुम्हारे पास हैं। लड़का कुछ समझ पाता है, इससे पहले ही कैप्टन और उनके सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं। आईडी पर गन तान देते हैं, लेकिन चालाक आईडी कैप्टन के सोल्जर्स के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिससे सोल्जर्स को कैप्टन दिखने लग जाता है आईडी, और आईडी दिखने लगा था कैप्टन। मतलब रूप बदल के दिखने लगे थे, जिससे होता ये है कि सारे सोल्जर्स असली वाले कैप्टन पर ही गन तान देते हैं। आईडी कैप्टन को कहता है कि अगर तुम्हारे इंसानों को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ, तो इसीलिए जरा शांत होकर मेरी बात सुन लो जो मैं बताना चाहता हूँ। ये सुनकर कैप्टन उसे इंक्वायरी रूम में ले जाती है। आईडी उसे बताता है जैसे आप लोग अपनी इस प्लेनेट जमीन पर रहती हो, हम भी ऐसे ही अपने प्लेनेट पर रहते हैं। हमारी ये खूबी है, काफी साल गुजर जाने पर भी हम बूढ़े नहीं होते और न ही मरते, जब तक कि कोई हमें मार ना दे। जल्दी हमारे प्लेनेट का सूरज तबाह होने वाला है, इसीलिए अब हमें एक नए प्लेनेट की तलाश है। और क्योंकि तुम्हारे प्लेनेट को चुना गया, इसलिए मुझे और मेरे भाई को यहाँ भेजा गया, ताकि हमारे बाकी लोगों को यहाँ लाने के लिए हम जमीन को अच्छे से तैयार कर दें। सबसे बड़ी बात, जमीन पर सभी पुरानी चीजें जैसे कि पिरामिड जैसी चीजें 2 लाख साल पहले हम एलियंस ने ही बनाई थी। और हाँ, मैं अच्छा हूँ, मेरा भाई बुरा है, वो आप सबको खत्म करना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा करे, मैं उसे रोकना चाहता हूँ। अगले 48 घंटों में हमारी काफी बड़ी स्पेसशिप जमीन पर आने वाली है, और उससे पहले मेरा भाई ब्लैकआउट एरिया के इंसानों को पपेट यानी कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल करेगा। तो मैं लोगों का खात्मा करने के लिए, यानी उस लड़के ने तीसरी लहर की जो बात बताई थी वो सच थी, और वो लहर आईडी का भाई ही बना रहा था। कैप्टन उसकी सारी बातें सुन तो लेती है, उसे यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ ओलेग के दोस्त की टीम को अपने एरिया में एक जख्मी बच्चा दिखता है जो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था, गुस्से वाला। ये लोग उसकी मदद करते हैं, सवाल जवाब करने लगते हैं जानकारी देने के लिए, लेकिन तभी बच्चा एक सोल्जर की गर्दन में चाकू घुसाकर बहुत बुरी तरह उसे मार डालता है, और हद से ज्यादा गुस्से में आकर कंट्रोल से बाहर हो गया था, जो देखकर ना चाहते हुए भी ओलेग के दोस्त को बच्चे को गोली से मारकर उड़ाना ही पड़ता है। ये देखकर रिपोर्टर काफी घबरा गई। अब जैसे ही रात होती है, ब्लैकआउट एरिया की वो सारे पपेट जो आईडी की बाइक के इशारों पर नाच रही थी, सोल्जर्स की सभी टीम्स पर हमला कर देते हैं। सोल्जर्स भी अपने बचाव में उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। पपेट्स की तरफ से भी लगातार हमला हो रहा था, तो दोनों साइड से एक काफी बड़ी जंग छिड़ जाती है। ओलेग के दोस्त के बहुत सारे लोग मारे गए थे। मदद के लिए वो आर्मी कैंप की तरफ गन चलाता है। उसके अलावा सोल्जर्स के 2 और ग्रुप ने फ्लेयर गन चलाई, जो देखकर आर्मी कैंप वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं कि अब हम किसकी मदद को जाएं। इस सारी सूरत हाल के बारे में जैसे कैप्टन को बताया जाता है, उसे यकीन हो जाता है कि आईडी सच बोल रहा है, क्योंकि उसकी बातें सच साबित हो रही थी। कैप्टन के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो आईडी की मदद लेने के लिए वो राजी हो जाती है। आईडी कैप्टन को कहता है कि मेरे भाई को ढूंढने के लिए हमें पावर्स वाले लड़के की जरूरत पड़ेगी। मेरे भाई को मारते ही मैं सभी इंसानों के पपेट को कंट्रोल करके रोक दूंगा। फिर कैप्टन आईडी को लेकर आर्मी बेस पर पहुंचती है। उधर अचानक से ओलेग के दोस्त की टीम पर बड़ा हमला हुआ, जिसमें एक एक करके सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, ओलेग का दोस्त और रिपोर्टर। पपेट की तादाद काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो बाकियों के पास जाने की कोशिश करते हैं ताकि साथ मिलकर उनका सामना कर सके। आईडी पावर्स वाले लड़के को ध्यान लगाने का कहता है, मतलब ख्याल देखने में उसकी मदद कर रहा था, ताकि लड़का ये देख सके कि आईडी का भाई कहाँ है। कुछ देर की मेहनत के बाद उसकी लोकेशन पता चली जाती है, जो एक काफी बड़ी बिल्डिंग की छत थी, और वहीं से वो सारे पपेट्स को कंट्रोल करके सब करवा रहा था। वो निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि पपेट्स ने लाइट एरिया पर भी हमला कर दिया है, जिसका मतलब था कि तीसरी लहर का असर शुरू हो गया है। तो इसीलिए वक्त को बर्बाद ना करते हुए कैप्टन आईडी के साथ वहाँ के लिए निकलने लगे। पावर्स वाला लड़का आईडी को कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई ने देख लिया है, वो मुझे मार डालेगा, तो प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। आईडी जवाब देता है कि नहीं, तुम इधर बेस में ही महफूज हो,
वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, यही रहो। ये कहने के बाद वो कैप्टन के साथ निकल जाता है। वो लोग बेस अभी थोड़ा दूर आए ही थे कि आईडी के भाई को पावरफुल लड़के की लोकेशन पता चल जाती है, यानी कि इस वक्त वो आर्मी बेस में है। उसे मरवाने के लिए वो अपने बहुत सारे मिसाइल भेजता है। बेस के सोल्जर्स मिसाइल को रोकने की कोशिश करते तो है, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थे और कैप्टन की आंखों के सामने ही उनकी पूरी आर्मी बेस तबाह हो जाती है। बदकिस्मती से सभी सोल्जर्स पावरफुल लड़का सब मारे जाते हैं। ये देखकर कैप्टन को बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ। वो आईडी पर गन तान देती है, कहती है कि तुम ये सब पहले से ही जानती थी, है ना? तो फिर उस लड़की को वहाँ छोड़कर ये घटिया हरकत क्यों की? आईडी कहता है कि सिर्फ हमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकी इंसानियत को बचा सकते हैं, और वैसे भी मेरे भाई को पावरफुल लड़की की लोकेशन पता चल ही जानी थी, और अगर हम उसे साथ रखते तो अब तक हम भी मारे गए होते। इसलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अगली सुबह ओलेग को अपना दोस्त और रिपोर्टर मिल जाते हैं। एक दूसरे को जिंदा पाकर दोनों बहुत खुश थे, गले मिलते हैं। बाद में कैप्टन भी अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ उनके साथ शामिल हो गई और अब वक्त को बर्बाद ना करते हुए ये सभी उस बिल्डिंग के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर आईडी का भाई सब पपेट्स को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन रास्ते में वो पपेट्स इनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। सोल्जर्स उनकी जान की परवाह ना करते हुए टैंक से उन्हें मारते हुए कुचलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। वो भी इन पर हमला कर देते हैं और इनके बीच काफी बड़ी जंग छिड़ जाती है। कुछ पपेट्स तो अपने ऊपर बॉम्ब बांधकर सोल्जर्स पर गिर रहे थे ताकि अपने साथ साथ उन्हें भी उड़ा दें, पर सोल्जर्स बड़ी मुश्किल से उनसे बचते बचाते बिल्डिंग तक पहुँच जाते हैं। आईडी को सोल्जर्स को लेकर बिल्डिंग की छत पर जाने लगता है, जबकि बहुत सारे सोल्जर्स नीचे ही रुक गए थे पपेट्स का मुकाबला करने के लिए। इसके बाद आखिरकार ओलेग के दोस्त और आईडी का सामना उसके भाई से हो ही जाता है। ओलेग का दोस्त आईडी के भाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वो एक ही झटके में उठाकर उसे दूर फेंक देता है। फिर आईडी जाता है अपने भाई का सामना करने के लिए। दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही कम नहीं थे, एक दूसरे से बढ़कर ही थे, बराबर टक्कर दे रहे थे। मुक्के मारने से उनके हाथों से चिंगारियां निकल रही थी। दोनों ही बहुत ताकतवर हैं। नीचे ओलेग और बाकी सोल्जर्स को पपेट को रोकने में काफी मुश्किल हो रही थी क्योंकि उनकी तादाद करोड़ों में थी। वो खत्म हो ही नहीं रही थी। पपेट्स इतने चालाक थे कि तेल से भरे हुए ट्रक को लेकर उन पर हमला कर देती है, जिससे काफी बड़ा धमाका हो जाता है। कुछ को छोड़कर अब सारे ये सोल्जर्स मारे जाते हैं। मुश्किल से ये बस 5 ही बचे थे और अब इनको ही पपेट्स का सामना करना था। ओलेग और बाकी सोल्जर्स भी बिल्डिंग के ऊपर जाने लगते हैं। पपेट्स भी अपने लीडर यानी आईडी के भाई का साथ देने के लिए तेजी से उस बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। पपेट्स यहाँ आते उससे पहले ही आईडी जोर से अपने भाई को मुक्का मारता है। आईडी अपने भाई के सीने से उसका दिल ही निकाल लेता है, जो जाहिर है एलियन होने की वजह से डिवाइस की तरह का था। फिर वो दिल में एक बॉम्ब लगा देता है। जैसे उसका दिल तबाह होता है उसके भाई की भी मौत हो जाती है। अपने भाई को मारने के बाद आईडी को सभी पपेट्स का कंट्रोल मिल गया था। एक ही झटके में वो उन सबको मार गिराता है। अब वो सारे लोग जो जिंदा बचे थे इस जंग में जीत तो गए थे, उन्हें कोई खुशी नहीं थी क्योंकि वो जंग ही ऐसी थी जो जिंदा बची थी, जबकि करोड़ों की तादाद में बेगुनाह लोग सड़कों पर मरे पड़े थे। कीड़े मकोड़ों की तरह पूरी दुनिया का दिल हिला देने वाला सीन था। आईडी सबको बताता है कि इंसानों में प्यार और रहम नहीं है। तुम बहुत ही खुदगर्ज हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। यही वजह है कि मेरा भाई तुम सबको मारना चाहता था ताकि एलियंस यहाँ सुकून से रह सके, लेकिन मेरा मकसद कुछ और ही था। और अब यहाँ वो सबसे बड़ा राज खोलता है कि मैं इंसानों की मदद इसलिए करना चाहता था ताकि इंसान मुझे अपना मसीहा समझ ले, यहाँ तक कि अपना गॉड ही समझने लगे। तब लड़का गुस्से में आईडी से कहता है कि तुम सब कुछ पहले से जानती थी, तो फिर ब्लैकआउट होने से क्यों नहीं रोका? आईडी जवाब देता है कि अगर मैं वो रोक देता तो किसी के भी दिल में मौत का डर ना होता, मेरी बात का कोई भी यकीन ना करता। और वैसे भी तुम लोग काफी हो आबादी बढ़ाने के लिए, जिन सबका मसीहा गॉड मैं हूँ। अगर बाकी लोग मर भी गए तो मुझे परवाह नहीं, जिसका मतलब था कि ये भी अच्छा नहीं है। शुरू से अब तक ये बस अपना ही फायदा देखता आ रहा है। ये सुनकर सब लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा। ओलेग की दोस्त उस पर गन ही तान देती है। तब ओलेग का दूसरे दोस्त उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि गन नीचे करो, इसके जैसे लाखों आ रहे हैं, इसे मारोगी तो उन बाकियों को कैसे रोकोगी? इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। वो बात कर ही रही थी कि तभी लड़का चाकू से आईडी पर हमला कर देता है, लेकिन आईडी को ये बात पता चल गई थी। उसने लड़के के दिमाग को कंट्रोल में किया, जिससे उसने आईडी की बजाय कैप्टन को चाकू मार दिया और इस तरह से वो भी मारी गई, क्योंकि यहाँ भी उसने अपना रूप बदलने वाला जादू किया था। ओलेग को काफी गुस्सा आ गया। वो आईडी को मारने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, उसका दोस्त ऐसा करने से मना कर देता है। दोनों की बहस हो गई, जो बढ़ती बढ़ती लड़ाई तक चली जाती है। ओलेग का दोस्त उसे मार ही देता कि रिपोर्टर गन लेकर ओलेग के दोस्त पर चिल्लाकर उसे जख्मी कर देती है। अब ओलेग का दिमाग खराब करने के लिए आईडी उसके डर के कई रूपों में बैठ जाता है, पर लड़का जानता था कि आईडी का असली रूप कौन सा है। उसकी असली रूप को लेकर वो बिल्डिंग से कूद जाता है और इस तरह से उसके साथ साथ आईडी की भी मौत हो जाती है। और अब ये 4 लोग ही जिंदा बचे थे जो आने वाले एलियंस का मुकाबला करेंगे। कुछ ही देर में एलियन की स्पेसशिप यहाँ आ जाती है, जो बहुत ही बड़ी थी। शिप का दरवाजा खुलता है पर अंदर से कोई नहीं आता, तो अब ये लोग ही अंदर
चले जाते हैं। अंदर जाने पर इन्हें एलियंस की लाखों चेम्बर्स दिखते हैं जिनमें सभी एलियंस सो रहे थे और तभी अचानक सभी चेम्बर्स में लाइट जलने लगी और अजीब तरह का लिक्विड हिलने लगता है जिससे एलियंस होश में आने लगते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ये लिक्विड जरूर उनका ऑक्सीजन है, इसलिए उनके जागने से पहले ओलेग गोली से सबको मारने लगता है, लेकिन उनके पास टाइम कम था और गोलियां भी नहीं थी, इसलिए दिमाग लगाकर ऑक्सीजन के मेन पाइप को ही हथौड़े से तोड़ देते हैं, जिससे होता ये है कि वो सारे एलियंस जागने से पहले ही मारे जाते हैं। अब बस मुझे चेम्बर्स बचे थे जिनमें उन्हें एलियंस के मासूम बच्चे दिखते हैं। इन्हीं आईडी की बात याद आती है कि इंसान में प्यार और रहम नहीं, और क्योंकि इस तरह के इंसान वो बनना नहीं चाहते थे, इसलिए एलियंस के बच्चों का कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं। कुछ देर में एलियंस के सारे बच्चे अपने अपने चेम्बर से बाहर आ जाते हैं, जो सारे आईडी जैसे ही लग रहे थे। वो बच्चे हैं, इसलिए अब कोई खतरा नहीं था और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।